हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम मिशन 3000 अ क्वेश्चन मैराथन सीरीज़ का केमिस्ट्री के सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का वन वर्ड या टेक्निकल टर्म लेके आए हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू वाले सेक्शन में। ठीक है, तो हमने सोचा इसको भी कवर कर दिया जाए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, छोटा ही सेशन होगा ये। लिखा है द लॉ दैट ग्रुप एलिमेंट इन अ फैमिली ऑफ 3। आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि शुरू में जब पीरियोडिक टेबल शुरू में डायरेक्ट जो अभी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो वो डायरेक्ट नहीं आ गई है। ठीक है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च से आई है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की, ठीक है, वो थे आपके डोबर्नियर। उनका नाम क्या था? डोबर्नियर। ठीक है, और उनका एक लॉ ऑफ ट्रायड्स था। ठीक है, उनका क्या था? एक लॉ ऑफ ट्रायड्स था। इसका आंसर वैसे लॉ ऑफ ट्रायड्स ही है, पहले वाले का। लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या होता है बता दे रहा हूँ, रुक जाओ। इसमें बेसिकली इन्होंने 3 एलिमेंट को, समझो मेरी बात, इन्होंने बेसिकली 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टी थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी। और जो बीच वाला जो एलिमेंट था ना, उसका जो एटॉमिक मास था वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था। मैंने क्या कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, जो कि हेनरी मोज़ले की देन है, साइंटिस्ट थे, डायरेक्ट ये मॉडर्न टेबल वजूद में नहीं आई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च हुई है। तो जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने कोशिश की जितने भी एलिमेंट थे उनको एक जगह इकट्ठा करने की, उनका नाम था डोबर्नियर। उन्होंने एक ट्रायड्स बनाया था, लॉ ऑफ ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब होता है 3 का ग्रुप, 3 चीज़ों का ग्रुप। तो इन्होंने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए जिसमें जो बीच वाला एलिमेंट था वो पहले और तीसरे एलिमेंट का क्या था? एवरेज के बराबर था, बीच वाले एलिमेंट का मास। एक एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ये इनका एक एग्जांपल था जो इन्होंने ट्रायड्स बनाए थे। तो जो स्ट्रॉन्शियम का जो मास होगा, मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम, ये हो जाएगा मास ऑफ कैल्शियम प्लस में मास ऑफ बेरियम अपॉन में 2। ये मैं कहना चाह रहा था कि जो बीच वाले का जो मास होगा वो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के मास के एवरेज के बराबर होगा। समझ गए ना? अच्छा, सेकंड के क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है द लॉ वेयर 8th एलिमेंट रिपीट प्रॉपर्टीज़। अब देखो, डोबर्नियर ट्रायड्स फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो जिनका एटॉमिक मास कम था सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई हो पा रहा था। अगर कोई हम बड़ा एलिमेंट ले आ रहे थे जो उस वक्त मौजूद था उस ज़माने में, तो ये वाला लॉ उस पर अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो फिर अगले क्या आए हैं? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कौन आया है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये वाला लॉ था। इस पहले नाम लिख लो, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इस लॉ के हिसाब से हर 8th एलिमेंट यानी हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सिमिलर होगा। मैंने क्या कहा? हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से प्रॉपर्टी में क्या होगा? सिमिलर होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप जो है संगीत के सुरों को जानते हो ना, सा रे गा मा पा दा नी सा। इसको मैं लिख के समझा देता हूँ। सा रे गा मा पा दा नी, और फिर से सा आ जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी हर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8th एलिमेंट से प्रॉपर्टी में क्या करेगा? रिजेंबल करेगा।
ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब फिर इनके भी जो लॉ था उसमें भी कुछ कमियां रही होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आई हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द लॉ वेयर रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज वेरीज पीरियोडिकली। अब देखो कह रहा है वो लॉ जिसमें प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन पीरियड के हिसाब से होता था, पीरियोडिकली होता था, उस लॉ को क्या कहते हैं? तो उसी लॉ को कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या लॉ कह लो, टेबल तो नहीं कहेंगे, यहाँ लॉ पूछा है तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। पहले आए डोबर्नियर ट्रैट्स, डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रैट्स, फिर आए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये किसी कारणवश या किसी वजह से इनका जो लॉ था वो फेल हुआ। फिर आए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में कुछ चीज़ें जान लो। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में जो इसका इन्होंने जो बेस बनाया, यानी जिसकी बुनियाद पे ये अपने टेबल में सारे एलिमेंट को प्लेस करते थे, वो जो बेस था इनका वो था एटॉमिक मास। और आगे चल के इनकी भी पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, या पीरियोडिक लॉ जो इन्होंने दिया था वो फेल हो गया, क्योंकि आगे कुछ ऐसे एलिमेंट भी मिले जिनके सेम एटॉमिक मास थे, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, जिन्होंने जो बेस ही लिया था उसी में कमज़ोरी आ गई। समझ रहे हो ना? ऑल दो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो बहुत अच्छी थी उस ज़माने के हिसाब से, इन्होंने खाली जगहें भी छोड़ी थी कुछ एलिमेंट के लिए जो बाद में डिस्कवर हुए और उसी टेबल में उनको रखा भी गया। इनकी पीरियोडिक टेबल ऑल दो काफ़ी दिन तक चली थी, लेकिन बाद में जब ऐसे एलिमेंट मौजूद मिलने लगे ना जिनके एटॉमिक मास आपस में सेम होने लगे, तो फिर इनका जो बेसिक था, इनकी जो बुनियाद थी इनकी पीरियोडिक टेबल की, वही हिल गई। तो फिर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को जब आप हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इसको क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं ना। तो इसका आंसर लिख लीजिए, पीरियड होगा। नेक्स्ट क्या है? द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को जब वर्टिकली अरेंज किया जाता है पीरियोडिक टेबल में तो उसको क्या कहते हैं? उसको आप ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? द एलिमेंट इन द फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, आई होप देखी होगी, ठीक है, बुक में भी दी होगी आपके, तो जो उसका पहला पीरियड है ना, इधर हाइड्रोजन रहता है और एकदम लास्ट में जाके हीलियम रहता है। तो पहले पीरियड में सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। समझ रहे हो बेटा अच्छे से? ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? लिखा है द एलिमेंट विद द लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होती है? तो मैं पहले थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट को लिख देता हूँ, ठीक है। सोडियम से शुरू होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये हैं थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इन सब में जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो ना, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इनका जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा होता जाता है। और जैसे ज़्यादा होता जाएगा तो इनका साइज़ क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है, जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो। और अगर साइज़ छोटा होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इसमें सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? Na का होगा, यानी सोडियम का होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7th का सोडियम हो जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? कोशिश करिएगा। अब जैसे देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है चैप्टर वो नहीं कर पाएगा इस चीज़ को, वो इसी में परेशान रहेगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। तो पहले कोशिश करिए, ठीक है, कि आपको एटलीस्ट चैप्टर का बेसिक पता हो, और उसके बाद कोशिश करिए कि पहली वीडियो से देखिए जो MCQ पार्ट है ना, जो मैंने कराया है इस चैप्टर में,
मिशन 3000 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ से शुरू करिए, क्योंकि वहाँ से मैं भी बेसिक चीज़ें बार बार बताता हुआ चलता हूँ। अब इतनी आगे आ गए हैं, बार बार बताऊँगा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो उससे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इस वजह से अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उसके बाद में मैं बहुत बता दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो कितने 23 या 24 क्वेश्चन है इसमें 5-10 मिनट में हो जाए सारे, लेकिन मैं सोचता हूँ बताऊँ ताकि बच्चों को ये ना लगे सब पढ़ा के आ रहे हैं, बाउंसर जा रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए, पहले से थोड़ा सा पढ़ के आइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन अनायन। अब देखो, अब समझना, कह रहा है उस एनर्जी को आप क्या कहोगे जो रिलीज होगी अगर कोई एक गैसियस स्टेट में एटम है, वो बाहर के किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेता है, यानी एक्सेप्ट कर लेता है और अनायन बना लेता है। अनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को अनायन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर एटम है वो इलेक्ट्रॉन से बाहर को अपने अंदर लेगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही वो अपने अंदर उस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो पूरा एटम भी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो उसी नेगेटिवली चार्ज एटम को आप कहते हैं अनायन। ठीक है, तो कह रहा है उस एनर्जी को कहते क्या है, तो बेटा उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और वो एनर्जी जो हम किसी आउटर मोस्ट शेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को देते ताकि वो अपने एटम को छोड़ के बाहर जा सके, उसको आप कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। और उसी का जस्ट उल्टा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल देना पड़ेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को अंदर डालना है एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देना पड़ेगा, यानी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, 9th वाला देखिए, द एलिमेंट विच हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द थर्ड पीरियड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ये आपसे पूछा गया है बेटा, समझ रहे हो। तो देखो अब समझना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट तो यहाँ लिखे हुए हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी होती है जिसका साइज़ बड़ा होता है, यानी Na का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जस्ट उसका उल्टा है, यानी जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। इन सब में सबसे छोटा साइज़ किसका होगा, अब कुछ बच्चे कहेंगे आर्गन का होगा, बिल्कुल सही है, सबसे छोटा साइज़ आर्गन का ही होगा। लेकिन बेटा आर्गन के अंदर तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना उसकी आउटर मोस्ट शेल में, वो तो ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मंगा भी लेगा तो कहाँ रखेगा, उसके पास तो जगह ही नहीं है रखने की, समझ रहे हो। तो आर्गन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। अगर आर्गन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे ना तो वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आर्गन के पास तो बेटा अंदर जगह ही नहीं है ताकि वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ले सके। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, दिखा द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है किसी एटम के अंदर उसको क्या कहते हैं, मतलब समझे कि नहीं समझे। आउटर मोस्ट शेल में यानी जो बाहरी वाली शेल में, बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसको क्या कहेंगे, सिंपल सा नाम है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, लिखा है अ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है जो कि बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, उसको क्या कहेंगे, तो उसको सीधा सीधा कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई सा चार्ज नहीं होता है, यानी वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल हैं उसमें से एक पॉजिटिव है और एक पर कोई चार्ज नहीं है, तो पूरे न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा ना। ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा उसको आप क्या कहेंगे,
न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। समझ रहे हो ना, लिख लीजिए न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट विद 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। जिनकी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उनको आप कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं? मेटल। इसका एक एग्जांपल देख लो, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हो, अगर स्पीशीज़ आपकी न्यूट्रल है तो। न्यूट्रल का मतलब है कि उस पर कोई चार्ज ना हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं और उसी को आप एटॉमिक नंबर कहते हो। मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। इसका लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 8, 1, ये हो जाएगा 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 10, 10, 3, 13, 13 हो गया। ठीक है, तो देखो अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये स्टेबल कैसे होंगे? अब जाहिर सी बात है, अगर इसके लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से ले ना लेगा, तो इसके लिए बेहतर क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो जिनकी आउटर मोस्ट शेल में लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिखा है एलिमेंट विद 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। जिनकी लास्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप कहते हैं नॉन मेटल। सीधा सीधा एग्जांपल दे देता हूँ, देखो नॉन मेटल। नॉन मेटल अपनी ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करते हैं? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके। मेटल अपनी ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट कर रहा था? अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज के। ठीक है, समझ गए ना? इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? KLMN। तो 2, 8 फिर 7, N नहीं होगा इसमें। अब देखो लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए आसान क्या होगा? 7 किसी को दे दे या 1 किसी से ले ले। 1 अगर किसी से ले लेगा तो भी 8 हो जाएंगे, 7 किसी को देगा तो भी 8 हो जाएंगे, ये 8 नहीं हो जाएंगे। लेकिन आसान क्या है? आसान तो यही है कि 1 किसी से ले लिया जाए। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है। ठीक है, और इस टाइप के एलिमेंट को क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, एलिमेंट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। जिनकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा उनको क्या कहेंगे? यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो उनको कहेंगे नोबल गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? नोबल गैस। नोबल गैस कह लो, इनर्ट गैस कह लो, ठीक है, या रेयर गैस कह लो, कई नाम है इसके, जो अच्छा लगे वो लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड। सबसे ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है थर्ड पीरियड में? थर्ड पीरियड अभी आपको दिखाया था ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट कौन होगा? यानी सबसे ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी? मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि सबसे ज़्यादा आसानी के साथ कौन इलेक्ट्रॉन को बाहर लूज़ कर देगा, कौन अपने इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा आसानी के साथ बाहर निकाल सकता है। सबसे ज़्यादा आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को वही बाहर निकाल सकता है जिसका साइज़ सबसे बड़ा हो। तो सोडियम से लेकर के आर्गन तक सबसे ज़्यादा साइज़ किसका बड़ा होता है? सोडियम का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से? ओके, चलिए नेक्स्ट लिखा है द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड। अब देखो नॉन मेटालिक एलिमेंट का मतलब क्या है समझना। नॉन मेटालिक का मतलब क्या होगा? नॉन मेटालिक का एलिमेंट का मतलब होगा कि सबसे ज़्यादा आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींचेगा। मेटल में क्या कर रहा था? लूज़ करेगा। नॉन मेटल में क्या होगा? कौन सबसे ज़्यादा आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कहाँ से लेके कहाँ तक में? सोडियम से लेके आर्गन तक में। अब आर्गन तो खींचने से रहा क्योंकि उसका तो आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो उसके पहले क्या आता है? आर्गन से पहले क्लोरीन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसका आंसर क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है,
द एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव इन द थर्ड पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब भी सेम होता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करने की, माफ़ करिएगा, पुश में शायद मैंने गलत बोल दिया, पुल का मतलब खींचना होता है ना। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। थर्ड पीरियड में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी बात है कि जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सके। थर्ड पीरियड में जो सबसे छोटा होगा वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। सबसे छोटा तो वैसे आर्गन है, लेकिन आर्गन तो खींचेगा नहीं क्योंकि उसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी से मौजूद हैं। तो आर्गन से पहले क्या आता है? क्लोरीन। क्लोरीन सबसे आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है? द मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज़्यादा एक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? तो इसका आंसर होता है फ्लोरीन। एक्टिव का मतलब है कि सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्शन कौन करेगा दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसके कई एग्जांपल हैं। अब देखो, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में पाया जाता है। F2 का मतलब है कि F और F के बीच में बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी है ना, वो बहुत लो है। मैं लिख देता रहा हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी इज़ वेरी लो, बहुत ज़्यादा लो है। इस वजह से ये क्या है? सबसे ज़्यादा एक्टिव नॉन मेटल है। समझ रहे हो ना अच्छे से? इसके और भी रीज़न है, मैंने इसी चैप्टर में बताए हैं आपको। इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, साइज़ सबसे छोटा है। ठीक है, साइज़ क्या है? साइज़ इज़ वेरी लो। इसका मतलब डिक्रीज़ नहीं है, इसका मतलब है कि लो है, साइज़ बहुत लो है। और मैंने क्या बताया आपको? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई है इसकी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा इसकी हाई है। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता हो। तो इसको तो वैसे आपको याद ही करना पड़ेगा, ये मेटल है मरकरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ऐसा एक नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड होता हो। तो इसका आंसर है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ठीक है, क्लोरीन के नीचे आता है ग्रुप 17 में। ये देखो लिखा है एल्कालाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। अगर आपके पास पीरियडिक टेबल है, जो कि होगी ही, तो सेकेंड ग्रुप सेकेंड ग्रुप और थर्ड पीरियड देख लेना। वो एलिमेंट होगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। बेटा अगर आप मेरी राय लो तो 1 से लेके 20 तक, एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर के हिसाब से सारे एलिमेंट के नाम, उनके सिंबल और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी आना चाहिए कि किसमें कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है। आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, समझ गए ना? 1 से लेकर 20 तक याद कर लो। नेक्स्ट क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं? तो वैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ, उसको कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, यानी जितनी एलिमेंट की वैलेंसी होगी उतना ही वो कंबाइन कर पाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूँ तो अगर हम एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को, किसको? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो देखो वो किस रेशियो में कंबाइन होंगे। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये फार्मूला लिखने का तरीका होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, अगर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो अभी देख लो। Al के साथ 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन के साथ 3 लिख देंगे। यानी अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनानी है आपको तो 2 आपको लेना पड़ेगा एल्युमिनियम का,
3 लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का, तभी जाके ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो क्या है, एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इसको झटके में लिख देंगे कि ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं उनको कहते हैं मेटल, और झट से मेटल लिख देंगे। लेकिन समझो, मेटल नहीं है इसका आंसर। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ोगे तो मेटल लिख के चले आओगे, मुझे पता है, लेकिन इसका आंसर मेटल नहीं है। देखो, इलेक्ट्रॉन कोई अगर लूज़ कर रहा है एलिमेंट, तो ये भी तो हो सकता है कि उसके पास क्या पता इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में रहे हों, तब वो लूज़ कर रहा हो। ऐसा थोड़ी है कि उसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तभी वो लूज़ करेगा। अगर किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा है तो भी वो तो लूज़ करेगा स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो देखो, एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना, उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, जो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को, उनका होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है उसको आप कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, इस चीज़ को याद कर लो, इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी का उल्टा भी करेक्ट होगा, उल्टा मैं आपको बता देता हूँ नीचे। एलिमेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, यानी अपने अंदर ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, उनका होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ही होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनको आप कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस दोनों चीज़ को याद रखना, आपके लिए आसानी होगी। क्लियर है बेटा अच्छे से? फिलहाल इसमें 23 क्वेश्चन है। स्टूडेंट, वही चीज़ है जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाया जाए और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अच्छे नंबर लाने आप लोगों को, जीवन में कुछ बड़ा करना है। ओके।